हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे टी.एस. एलियट की एक फेमस वर्स ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल को। ये ड्रामा 1935 में लिखा गया और कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए बनाया गया था। ये ड्रामा 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल में आर्क बिशप थॉमस बेकेट की मर्डर की कहानी है, जो किंग हेनरी सेकंड के 4 नाइट्स ने की थी। आर्क बिशप थॉमस बेकेट की मर्डर किंग हेनरी सेकंड के 4 नाइट्स ने की थी और ये उसकी कहानी है। लेकिन एलियट ने इसे सिर्फ हिस्टोरिकल इंसिडेंट नहीं बनाया, इसमें स्पिरिचुअल स्ट्रगल और सच्चे मार्टियर होने का मतलब बताया है और गॉड के विशेष के सामने जो अपना आत्मसमर्पण करते हैं उनका गहरा इसमें फिलॉसफी है। तो ये जो ड्रामा है वो 2 पार्ट में बटा है, बीच में एक इंटरल्यूड भी है। इसमें ग्रीक ट्रेजेडी की तरह कोरस है जो कैंटरबरी की आम महिलाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो 2 दिसंबर 1170 को आर्क बिशप हॉल में सेटिंग इसकी दिखाते हैं। नाटक की शुरुआत होती है कोरस से। कैंटरबरी की जो पुअर वुमेन्स है कैथेड्रल के पास इकट्ठी होती हैं। वे कहती हैं कि वे लिविंग एंड पार्टली लिविंग है ना, कि वे लिविंग एंड पार्टली लिविंग है, यानी आधे अधूरे जीवन जी रही हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। वे कहती हैं कि समय का चक्र घूम रहा है और कुछ बहुत ही फेयरफुल इंसिडेंट होने वाला है। वे शांति चाहती हैं लेकिन जानती हैं कि बहुत बड़ा इंसिडेंट जो होने वाला है वो उनको भी प्रभावित करेगा। बाद में 3 प्रीस्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि 3 जो प्रीस्ट है वो चर्चा कर रहे हैं। वे बेकेट के 7 इयर्स के एग्जाइल के बारे में बात कर रहे हैं। वे काफ़ी चिंतित है क्योंकि किंग की ताकत जो है वो बढ़ रही है और चर्च जो है वो वीक होते जा रहा है। तभी एक मैसेंजर आता है और बताता है कि आर्क बिशप थॉमस बेकेट वापस आ रहे हैं। थॉमस बेकेट एंटर करते हैं। वे पहले से ही अपनी नियति जानते हैं। वे कहते हैं 7 इयर्स एंड द समर इज़ ओवर। समय बीत चुका है और अब भाग्य का पहिया घूमने वाला है। अब नाटक का सबसे पावरफुल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आता है कि यहाँ पे 4 टेम्पटेशंस आते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं। थॉमस बेकेट को 4 प्रलोभन दिए जाते हैं। फर्स्ट टेम्पटर क्या कहता है? फर्स्ट टेम्पटर कहता है कि बेकेट के पुराने दोस्त की तरह आता है। फर्स्ट टेम्पटर बेकेट के पुराने दोस्त की तरह आता है और वह कहता है कि पुराने अच्छे दिनों में लौट जाओ, मौज मस्ती, दोस्ती, आराम का जीवन। लेकिन थॉमस बेकेट इनकार कर देते हैं। सेकंड टेम्पटर आता है, वो कहता है कि चांसलर का पद वापस दिलाने का लालच देता है। बेकेट को चांसलर का पद वापस दिलाने का लालच देता है। कहता है कि असली ताकत राजनीति में है, चर्च में नहीं। बेकेट फिर मना कर देते हैं। और थर्ड टेम्पटर आता है, वो कहता है कि बैरन्स है ना, जो जमींदार हैं, उनके साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि राजा के खिलाफ साजिश रचो और सत्ता हासिल करो। फिर बेकेट इनकार कर देते हैं। फोर्थ टेम्पटर जो है वो सबसे डेंजरस है। वो बेकेट को अपने मन की आवाज़ कहता है कि तुम मार्टियर बन जाओ, मौत को गले लगाओ ताकि तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी कब्र से तुम राज करोगे। और ये आत्म महिमा का प्रलोभन है। बेकेट समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी गद्दारी यही है। द लास्ट टेम्पटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रीजन, टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन, यानी सही काम गलत मकसद से करना। वे फैसला कर लेते हैं कि वे ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, है ना। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंटरल्यूड जो आता है क्रिसमस मॉर्निंग सरमन, प्रार्थना, जो क्रिसमस मॉर्निंग में प्रार्थना होती है वो इंटरल्यूड में दिखाते हैं। और ये जो है ये पार्ट प्रोज में है। बेकेट क्रिसमस के दिन उपदेश देते हैं कि वे बताते हैं कि क्रिसमस खुशी का दिन है, ईसा का जन्म हुआ था इस दिन, लेकिन साथ ही दुख का भी है क्योंकि ये क्रूज पे चढ़ाए जाने की ओर इशारा करते हैं कि खुशी का दिन है, फिर भी ये दुख का भी दिन है।
वे शहीद की परिभाषा देते हैं कि सच्चा शहीद वह नहीं जो मौत को चाहे या गौरव चाहे। सच्चा शहीद वह है जिसने अपनी इच्छा पूरी तरह ईश्वर की इच्छा में विलीन कर दी है। He has lost his will in the will of God and found freedom in submission। वे संकेत देते हैं कि शायद वे कभी उपदेश ना दे पाए, है ना, उनको अपने मौत का पहले से ही अंदेशा था, तो इस तरह के वो संकेत देते हैं। पार्ट 2 दिखाता है 29 दिसंबर 1170 को कि 4 नाइट्स ना, उनके नाम भी दिए हुए हैं। ये 4 नाइट्स आते हैं, वे किंग हेनरी की ओर से अर्जेंट बिजनेस लाए हैं। वे बेकेट पे राजद्रोह का आरोप लगाते हैं। उन्होंने किंग के समर्थकों को नहीं माना, उसको रिवोल्ट किया, तो इसलिए चर्च को राजा से ऊपर रखा है ना। वे कहते हैं कि बेकेट जो है वो बहिष्कार हटाए और राजा के सामने झुके, है ना। जो राजा को उसने अपोज किया था बेकेट ने, तो वो जो मैसेंजर आते हैं वो कहते हैं कि ये सब अब तुम ख़त्म करो और राजा के सामने तुम झुको, है ना। लेकिन बेकेट इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि आई गिव माई लाइफ टू द लॉ ऑफ गॉड एवं द लॉ ऑफ मैन। कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो भगवान के लॉ के अनुसार चलेगा, ये जो किंग है, जो मैन है, उसकी लॉ के अनुसार नहीं चलेगा। तो इस तरह से वो जो किंग हेनरी सेकंड जो मैसेज देता है कि उसे उसके रूल्स को फॉलो करने चाहिए बेकेट को और उसके सामने झुकना चाहिए, तो बेकेट ने इनकार कर दिया। तो नाइट्स क्या करते हैं, नाइट्स बाहर जाते हैं और हथियार लेकर वापस आते हैं। वे नशे में हैं और गुस्से में हैं। प्रीस्ट बेकेट को छिपने की सलाह देते हैं, लेकिन बेकेट मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि चर्च को दुश्मनों के लिए भी खुला रहना चाहिए, वे भागेंगे नहीं। नाइट्स कैथेड्रल में घुसते हैं और बेकेट की हत्या कर देते हैं। हत्या के दौरान कोरस बहुत दर्दनाक लैमेंट करती है। वे कहती है कि ये जो पायस प्लेस है, जो पवित्र जगह है, वो अपवित्र हो गई है और अब उनका जीवन और भी बोझिल हो जाएगा। हत्या के बाद क्या होता है, नाइट्स सीधे दर्शक की तरफ मुड़ते हैं और प्रोज में अपनी सफाई देती है। उनकी भाषा बहुत मॉडर्न और ब्यूरोक्रेटिक लगती है। वे कहते हैं कि हमने सिर्फ देश की एकता बचाने के लिए ये जो मर्डर किया है, वो देश की एकता बचाने के लिए किया है। बेकेट जो है वो विद्रोही था और एक तो यह भी कहता है कि बेकेट ने खुद ही मौत को न्योता दिया था, तो उनने जो किया उसको वो सही ठहराते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये हिस्सा एलियट की आलोचना है कि कैसे जो मॉडर्न दुनिया है हिंसा को वो रीजन और पॉलिटिक्स भाषा से छुपाती हैं। तो ये ड्रामा का अंत कोरस के साथ होता है। वे अब डर से नहीं बल्कि आशा और एक्सेप्टेंस से बोलती हैं। वे कहती हैं कि शहीद का खून धरती को और भी समृद्ध करेगा और जो तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा, है ना। वे कहते हैं कि द डार्कनेस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ लाइट। वे प्रार्थना करती है और नाटक जो है वो शांति और पवित्रता की भावना से ख़त्म होता है। तो स्पिरिचुअल पावर वर्सेस टेम्परल पावर का थीम है। ट्रू मार्टिडम किसको कहते हैं इसको बताया है। एक्शन एंड सफरिंग को दिखाया है कि सफरिंग इज़ एक्शन, दोनों ईश्वर की योजना का हिस्सा है। टेम्पटेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन दिखाया कि सबसे खतरनाक जो प्रलोभन है वो अपने अंदर से ही आती है ना। व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून को दिखाता है कि समय का चक्र जो है वो ईश्वर के हाथ में है ना। और रोल ऑफ कोरस क्या दिखाता है कि आम आदमी का जो प्रतिनिधित्व है उसको दिखाता है कि जो घटना से पहले डरता है लेकिन बाद में समझ जाता है और बदलता है ना। तो ये एक वर्स ड्रामा है प्लस ग्रीक कोरस प्लस मेडिएवल मोरालिटी प्लेज का ये मिश्रण है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑफ इम्पर्सनैलिटी का यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखाया है जो एलियट की आलोचना से जुड़ता है। नाइट्स का प्रोज स्पीच दिखाया है जो कि आधुनिक रियलाइजेशन ऑफ वायलेंस की आलोचना करते हैं। इसमें बेकेट का विकास दिखाया है कि वह पहले टेम्पटेशन से गुजरता है फिर पूर्ण समर्पण करता है।
क्रिसमस सरमन जो है नाटक का सबसे पावरफुल प्रोज भाग है, जिसमें मार्टेडम की परिभाषा देता है। एलियट का एंग्लो कैथोलिक विश्वास कन्वर्जन के बाद लिखा गया नाटक ये दिखाता है एलियट का एंग्लो कैथोलिक विश्वास। जब एलियट कन्वर्स हो गए तो उसके बाद का लिखा गया ये नाटक है। तो ये था मर्डर इन कैथेड्रल का पूरा समरी।